कहानी फिरोज गांधी की। दिल चुराने वाला लड़का। फिरोज गांधी को लेकर झूठे किस्से आम हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि कैसे एक आम सा लड़का स्वतंत्रता सेनानी बना, कैसे गांधी उसके आदर्श बने, कैसे वो नेहरू फैमिली के करीब आया, कैसे उसने इंदिरा गांधी को शादी के लिए मनाया। गांधी जी ने देश भर में सत्याग्रह छेड़ दिया था। सारे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया जा रहा था और लगने लगा था कि अब हिंदुस्तानी कुछ न कुछ करके रहेंगे। इन सारी हलचलों का मुख्य केंद्र था इलाहाबाद। इलाहाबाद में पिकेटिंग, जुलूस और गिरफ्तारियों का दौर दौरा था। इलाहाबाद की गर्मी मशहूर है। लू के थपेड़े, कड़ी धूप, तपती सड़कें और झुलसाया माहौल। लेकिन सत्याग्रहियों को तो पैदल चलकर धरना देने ज़्यादा होता है। उस दिन भी एक जुलूस आया था ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज के सामने धरना देने। जुलूस में हर उम्र की लड़कियां और महिलाएं हैं। सबके हाथों में छोटे छोटे तिरंगे झंडे हैं। जुलूस के आगे आगे जो महिलाएं चल रही हैं, उनमें एक बहुत सुंदर और नाजुक सी भद्र महिला है। नाम है कमला नेहरू। उनके साथ उनकी ननद यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन श्रीमती कृष्णा हठी सिंह भी हैं। भारत माता जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों के साथ वे लोग कॉलेज के लड़कों का आह्वान कर रही हैं कि अंग्रेजी पढ़ाई छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हो जाओ। आज़ादी की लड़ाई लड़ने में नेताओं का साथ दो। चिलचिलाती धूप चारों ओर फैली है। सारी जमीन ही जैसे आग उगल रही है, लेकिन आज़ादी के मतवालों को भला गर्मी सर्दी की परवाह नहीं। नारे लग रहे हैं, सरकार से असहयोग की अपील हो रही है, युवा शक्ति का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन शक्ल से ही शरारती दिखने वाले उन छोकरों पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। वही मज़े से चार दीवारी पर बैठे जुलूस को तमाशे की तरह देख रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई महिलाओं की नकल कर रहा है, तो कोई यूं ही बैठा बैठा टांगे हिला रहा है। उन दिनों ऐसे जुलूस और पिकेटिंग करती टोलियां आम बात थी। कि टोलियां जहां भी जाती, आसपास के लोग इन सत्याग्रहियों को शरबत पानी पिला देते और जो भी मदद बन पड़ती कर देते थे। गर्मी बहुत थी। उस नाजुक सुंदर सी महिला या श्रीमती कमला नेहरू को सहन नहीं हो पा रही थी। उन्होंने पीने को पानी मांगा, पर दीवार पर चढ़े बैठे ये लड़के पानी लाने के बजाय हंसने लगे और वहाँ से टस से मस न हुए। वहीं बैठे बैठे उन औरतों की परेशानी का मज़ा लेते रहे। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर बाद कमला जी मारे गर्मी और प्यास से बेहोश हो गईं। वो लड़के जो अभी तक सारी बात को केवल तमाशा समझकर मज़े ले रहे थे, फटाफट दीवार से कूद पड़े। कुछ तो पीछे की ओर डरकर भागे और कुछ सहमे से इधर देखने लगे। 1 मिनट के पशुपेश के बाद एक गोरा सा गदबदा लड़का सहमे कदमों से इन लोगों की तरफ बढ़ा। 2-3 साथी और हो लिए। उस लड़के ने अपने साथियों की मदद से बेहोश कमला जी को उठाकर एक घने पेड़ की छांव में लिटाया और भागकर कहीं से पानी लेकर आया। उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, माथे पर पानी की पट्टी रखी गई और एक लड़का बस्ते से कॉपी निकालकर कमला जी को पंखा झलने लगा। देखते देखते वे उद्दंड से दिखने वाले तमाशाई छोकरे सेवा की प्रतिमूर्ति बन गए। फिर जब कमला जी होश में आईं, तो ये लड़के उन्हें घर यानी आनंद भवन तक छोड़कर आए। तमाशाई से स्वयंसेवक। दूसरे ही दिन वो गोरा सा लड़का अपने अन्य कई साथियों के साथ आनंद भवन आया। कल के व्यवहार के लिए कमला जी से माफ़ी मांगी और कहा कि आप हमें जो भी आज्ञा देंगी हम करने को तैयार हैं। और बस उस दिन कमला जी के कहने पर उन सब ने कांग्रेस कार्यालय में जाकर स्वयंसेवकों के रूप में अपना नाम लिखा लिया। उस दिन बिना गर्मी धूप की परवाह किए, बिना किसी तकलीफ की परवाह किए कमला जी जिस तरह काम कर रही थी, वो देखकर वे लड़के उनके भक्त हो गए थे। उनके मन में भी देश सेवा की लगन जाग गई थी और इनमें सबसे आगे रहता था वही गोरा सा शरारती सा दिखने वाला चुस्त तेज लड़का। कमला जी जिला समिति की अध्यक्षा थीं। अक्सर गांव-गांव चेतना जगाने जाती रहती थी और अब इन दौरों पर उनके चाय नाश्ते और फलों की टोकरी उठाए वो लड़का हमेशा साथ होता था, सेवा में तन्मय। मालूम है आपको कौन था वो लड़का था फिरोज गांधी। फिरोज इतने गोरे और लाल थे कि पहली नज़र में लगता था कि किसी अंग्रेज घर का लड़का है। कमला जी के प्रति उसकी इतनी आत्मीयता देखकर जब परिचय पूछा गया तो पता चला 12 सितंबर 1912 को जन्मा वो तो एक पारसी खानदान का बच्चा है। उसके पिता जमशेद जी फरदून एक मरीन इंजीनियर थे। जमशेद जी बड़े ईमानदार, सादे और ऊंचे मूल्यों वाले इंसान थे। वो बड़े स्वाभिमानी थे, मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति थे और बच्चे उनके कई थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी रिश्तेदार के आगे हाथ नहीं फैलाया और ना ही कोई गलत काम करके अधिक पैसा कमाया।
मध्यम वर्गीय स्तर से उनके गृहस्थी की गाड़ी बड़े मज़े से चल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से परिवार को मझधार में छोड़कर वो स्वर्ग सिधार गए। तो फिरोज़ की माँ श्रीमती की छोटी बहन, जो इलाहाबाद में सिविल सर्जन थी, अपनी बहन के परिवार की मदद के लिए आगे आईं। उन्होंने फिरोज़ और उनकी बहन तहमीना को अपने पास रखने की इजाज़त ले ली। इस तरह फिरोज़ बम्बई से इलाहाबाद चले आए। तब वो 4 बरस के थे। उनके नाम घर के पास वाले एक लड़कियों के स्कूल में लिखा दिया गया। 3 बरस वहीं पढ़ने के बाद लड़कों के स्कूल में गए और वहाँ से मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने 15 बरस की उम्र में इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। इलाहाबाद से लंदन। कमला जी काफ़ी बीमार रहने लगी थीं। फिरोज़ बराबर उनकी सेवा में भी लगे रहते थे। मई 1935 में कमला जी ज़्यादा ही बीमार हो गईं तो इलाज के लिए उन्हें जर्मनी ले जाया गया। वहाँ ब्लैक फॉरेस्ट के वेडन व्हीलर सैनिटोरियम में उन्हें रखा गया। इंदिरा जी तब शांति निकेतन में पढ़ती थीं। पढ़ाई छोड़कर उन्हें भी माँ के साथ ही जाना पड़ा। कमला जी के चले जाने पर फिरोज़ बहुत चिंतित और उदास रहने लगे। उन्होंने अपनी मौसी से इसरार किया कि उन्हें आगे पढ़ने के लिए विलायत भेज दें। फिरोज़ की माँ और मौसी इस बात से परेशान रहती थीं कि इलाहाबाद में रहकर फिरोज़ पढ़ाई लिखाई के बजाय राजनीति में ज़्यादा भाग लेता है, तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि उनकी बात मान ली जाए। इस तरह फिरोज़ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ से वे हर छुट्टी के दिन मज़े में जर्मनी पहुँच जाते और पूरी लगन से कमला जी की देखरेख और सेवा करते। इंदिरा जी को भी परदेश में उनका बड़ा सहारा था। दिसंबर 1935 में कमला जी की तबीयत में सुधार भी होने लगा था। जब वो बोली कि एक ही जगह रहते रहते उकता गई हैं, तो पंडित नेहरू जनवरी 1936 में उन्हें स्विट्ज़रलैंड में लुजान के पास एक दूसरे सैनिटोरियम में ले गए। इंदिरा जी का नाम लुजान के निकट ही के ला पालूस स्कूल में लिखा दिया गया ताकि पढ़ाई भी चलती रहे और माँ के पास भी रह सकें। लेकिन अगले ही महीने अचानक कमला जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वहीं 28 फरवरी 1936 को उनका देहांत हो गया। वहीं लुजान में उनका दाह संस्कार किया गया। अंत समय में कमला जी के पास पंडित जी, इंदिरा और फिरोज़ तीनों ही थे। विवाह का प्रस्ताव। पंडित नेहरू राजनीतिक माहौल में आकंठ डूबे हुए थे। कमला जी के न रहने पर उन्होंने यही बेहतर समझा कि बजाय हिंदुस्तान वापस आने के इंदिरा विलायत में ही अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो बेक्स में एक टर्म पूरी करने के बाद इंदिरा जी ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में मैट्रिक्स की पढ़ाई के लिए चली गई ताकि आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकें। ब्रिस्टल के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड के समरविले कॉलेज में प्रवेश लिया। इस सब के दौरान वे बीच बीच में कृष्ण मेनन द्वारा चलाई जाने वाली इंडिया लीग के लिए काम भी करती रही, लेकिन शर्मीली और अंतर्मुखी इतनी थी कि उन्होंने वहाँ अपने कोई अंतरंग मित्र नहीं बनाए। हाँ, हमेशा ही की तरह फिरोज़ की सच्ची दोस्ती और स्नेह उन्हें बराबर मिलता रहा था। वहाँ उनकी एक सहेली भी थी, शांता गांधी। कहते हैं शांता ने तभी भांप लिया था कि फिरोज़ और इंदिरा एक दूसरे को प्यार करते हैं। बहरहाल स्थिति ये थी कि जब वे भारत में थे और इंदिरा जी शांति निकेतन में पढ़ती थीं, तभी फिरोज़ ने एक बार उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इंदिरा जी ने तब बात टाल दी थी और बात आई गई हो गई थी। बाद में फिरोज़ ने अपने दिल की बात कमला जी से भी बताई थी, लेकिन चूंकि इंदिरा ने कभी कुछ कहा नहीं था, इसलिए कमला जी ने भी उस समय बात आगे चलाई नहीं थी। पर विदेश में कमला जी की बीमारी में उनकी तीमारदारी के दौरान अधिक निकट आने पर दोनों एक दूसरे को अधिक समझने का मौका पा सके होंगे। 1938 में अपनी माँ श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू की मृत्यु के बाद एकदम अकेले छूट गए जवाहरलाल नेहरू जी को इंदिरा की बहुत याद आई और 2 जून 1938 को वे स्पेन होते हुए लंदन गए और वहाँ से बेटी को लेकर यूरोप यात्रा पर निकल गए और नवंबर में इंदिरा जी को साथ लेकर इलाहाबाद वापस आ गए। अप्रैल 1939 में इंदिरा जी वापस ऑक्सफोर्ड चली आईं। ऑक्सफोर्ड आने के पीछे पढ़ाई का कारण तो था ही, लेकिन एक कारण और भी था, फिरोज़। पिछली बार भारत लौटने के पहले फिरोज़ पेरिस आए थे, उनसे मिलने के लिए कहा और वहाँ पेरिस में मौमात्र की सीढ़ियों पर जब उन्होंने एक बार फिर इंदिरा जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो इस बार इंदिरा ने सलज्ज सहर्ष हाँ कर दी थी, लेकिन अभी घर में किसी से कुछ नहीं कहा था। ऑक्सफोर्ड लौटने पर जीवन और पढ़ाई लिखाई सब मज़े से चल ही रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से 1940 की शुरुआत में ही इंदिरा बीमार पड़ी। जब पता चला कि उन्हें प्लूरिसी हो गई है और लंदन के डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें स्विट्ज़रलैंड की खुश्क आबो हवा में जाना चाहिए, तो वो स्विट्ज़रलैंड चली आईं। इधर धीरे धीरे इंग्लैंड की हालत नाजुक होने लगी थी। वहाँ आए दिन जर्मन बमबारी होती थी। अंत में सबने यही सलाह दी कि इंदिरा जी का ऑक्सफोर्ड लौटना ठीक नहीं है और 1941 के प्रारंभ में ही इंदिरा जी का भारत वापस लौटना तय हो गया।
वापसी की यात्रा काफ़ी खतरनाक थी, क्योंकि जर्मन पनडुब्बियां मित्र राष्ट्रों के कई जहाज़ डुबो चुकी थी, बमबारी भी होती रहती थी। फिरोज़ ने तमाम तरह की कोशिशें और दौड़ भाग करके आखिर एक फौजी जहाज़ में इंदिरा जी को सीट दिलाकर भारत वापस भेज दिया। जून में इंदिरा जी मुंबई बंदरगाह पर पहुंची। भारत आने पर सबसे पहले वे जेल में पंडित नेहरू से मिलने गईं, और वहीं जेल की भेंट के दौरान उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे फिरोज़ गांधी से शादी करना चाहती हैं। पिता बेटी की बात सुनकर खुश नहीं हुए। पंडित जी ने कहा, अभी पहले अपनी सेहत ठीक करो और यहाँ इत्मीनान से कुछ और लोगों को जानने समझने की भी कोशिश करो। उन्होंने इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी और फिरोज़ की परवरिश भिन्न माहौल में हुई है, दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि एकदम अलग है, आदि आदि तमाम तरह की बातें। लेकिन इंदिरा का फैसला पक्का था। आखिर तमाम पारिवारिक और सामाजिक विरोधों के हड़बों के बाद 26 मार्च 1942 को इंदिरा और फिरोज़ गांधी की शादी हुई। फिरोज़ चाहते थे कि शादी बहुत सादगी के साथ केवल परिवारजन के बीच बिना किसी शोर शराबे में की जाए, लेकिन गांधी जी का आदेश था कि विवाह बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी धूमधाम से ज़रूर किया जाए। और गांधी जी की आज्ञा तो फिरोज़ के लिए जैसे ईश्वर का वचन थे, अनुपस्थित माँ का आशीर्वाद। शादी के शेरवानी और चूड़ीदार पायजामा पहने फिरोज़ बड़े सुदर्शन और आकर्षक लग रहे थे, और बहुत कलात्मक ढंग से सजाई गई विवाह वेदी के पास अपने परिवार के सदस्यों के साथ मगन मन बैठे थे। शुभ मुहूर्त में पंडित नेहरू अपनी प्रियदर्शिनी बेटी को लेकर विवाह मंडप में आए। नेहरू जी ने जेल में अपने हाथ से काते सूत की केसरिया रंग की साड़ी बेटी के लिए खास तौर से बनवाई थी। उसमें चांदी के फूल टंगे थे। सिर से लेकर पांव तक फूलों के गहनों से सजी इंदिरा जी बहुत सुंदर लग रही थी। वैदिक रीति से सप्तपदी की रस्म हुई। पूरी विवाह विधि के दौरान पंडित नेहरू के बगल में एक खाली आसन पर खूबसूरत कारचोबी का छोटा सा गाव तकिया रखा हुआ था, जैसे मानो उससे टिकी फिरोज़ की सबसे प्रिय और आदरास्पद माँ कमला नेहरू निरंतर उन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। शादी के बाद फिरोज़ इंदिरा को हनीमून के लिए कश्मीर ले गए। उन दिनों की एक मज़ेदार बात शायद आप लोगों ने सुनी ही होगी कि वहाँ पहुंचकर इन दोनों ने पंडित जी को इलाहाबाद तार भेजा, जिसमें लिखा था, काश हम आपको यहाँ से ठंडी हवाओं के झोंके भेज पाते। इंदिरा जी को आम बहुत पसंद थे। पंडित जी ने उन्हें चढ़ाते हुए तार से ही जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे पास आम कहाँ है। कश्मीर से आकर इलाहाबाद के अपने प्यारे से घर में फिरोज़ और इंदिरा ने बड़े प्यार और अरमानों से अपनी नई जिंदगी शुरू की। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन देश में आज़ादी की लहर जोर पकड़ने लगी थी। गिरफ्तारी और प्रदर्शनों का सिलसिला बढ़ने लगा था। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक मुंबई में हुई। उसमें भाग लेने के लिए पंडित जी के साथ फिरोज़ और इंदिरा भी गए। मुंबई में पंडित जी की गिरफ्तारी के बाद फिरोज़ ने इंदिरा को इलाहाबाद भेज दिया और खुद लखनऊ चले गए, क्योंकि वो अगस्त क्रांति में भूमिगत होकर काम करना चाहते थे। सभी जेल चले जाएंगे तो आंदोलन का काम कौन करेगा। कुछ दिनों बाद इलाहाबाद से कांग्रेस के विद्यार्थियों ने तिरंगा झंडा फहराने का कार्यक्रम बनाया और इंदिरा जी को झंडा फहराने के लिए बुलाया। तिरंगा फहराने पर कानूनन बंदी थी। लाठीचार्ज हुआ। इंदिरा जी की पीठ और हाथों पर लाठियां पड़ी, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते चोटें झेली। झंडा झुकने नहीं दिया और आखिर निश्चित जगह पर उसे फहरा ही दिया। चोटें काफ़ी आई थी। सुनकर फिरोज़ लखनऊ से तुरंत भागे भागे आए और छिपते छिपाते इंदिरा से मिले। खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया। 2-3 दिन बाद ये तय हुआ कि एक सार्वजनिक सभा की जाए, जिसमें इंदिरा जी भाषण दें। भाषणों और सभाओं पर भी अंग्रेज सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए सभा होगी और इंदिरा गांधी भाषण देंगी। ये खबर तो पर्चों में छाप दी गई, लेकिन किस दिन और कहाँ पर भाषण होगा ये बात मौखिक रूप से प्रसारित की गई। सिर्फ सही लोगों तक ही खबर पहुंची, फालतू खानों तक गई ही नहीं। और नियत समय पर चारों ओर छिपे हुए लोग एकाएक जगह पर इकट्ठे हो गए। इंदिरा जी ने तुरंत भाषण देना शुरू कर दिया। अंग्रेज पुलिस चौकन्नी तो थी। तुरंत सभा स्थल को चारों ओर से घेर लिया गया और हुक्म मिला, फौरन भाषण बंद करो वरना गिरफ्तार कर लेंगे। पर इंदिरा जी बोलती ही रही। आखिर एक गोरा सिपाही संगीन ताने उनकी ओर लपका। जैसे ही उसके संगीन के नेजे ने इंदिरा जी के जिस्म को छुआ कि भीड़ को चीरता हुआ एक उत्तेजित व्यक्ति आया और अंग्रेज सिपाही से ललकार कर बोला। जैसे ही उसकी संगीन के नेजे ने इंदिरा जी के जिस्म को छुआ कि भीड़ को चीरता हुआ एक उत्तेजित व्यक्ति आया और अंग्रेज सिपाही से ललकार कर बोला, खबरदार, जो उसके शरीर को हाथ भी लगाया तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। और उसकी तनी बंदूक को हाथ से परे ढकेलकर इंदिरा और उसके बीच में खड़ा हो गया। वो शेर व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं फिरोज़ थे।
अपनी प्रिय पत्नी पर तनी बंदूक देखकर उस पल में भूल गए कि शास्त्री जी के साथ हुए तो भूमिगत हो चुके हैं और उन्हें छिपे रहकर देश का काम करना है। नतीजा वही हुआ जो होना था। अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे शादी के कि नवविवाहित दूल्हा दुल्हन दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए। इतनी प्रतीक्षा और चाव के बाद जिस प्रिया को फिरोज ने जीवन संगिनी के रूप में पा लिया था, उसे जेल की चारदीवारी ने जुदा कर दिया। पर खैर, इस तरह की जुदाई तो उस समय के देशभक्तों के जीवन का अनिवार्य अंग होता ही था।